स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की कार्यपत्रक यानी वर्कशीट नंबर 53 और आज डेट है 9 नवंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड पर आधारित प्रश्न। लास्ट वर्कशीट में आपने यही सब कुछ पढ़ा था कि त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है और इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। आज की वर्कशीट में भी हम इससे रिलेटेड और प्रश्न करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले आज की वर्कशीट में हमें उदाहरण करने हैं और उसके बाद कुछ प्रश्न करने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला गया है कि ABCD समचतुर्भुज है। बेटा यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे, ये सम नहीं है, यह है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। समलंब चतुर्भुज है जिसमें कि AB समांतर रेखा है यानी समांतर है CD के। AB का मान दे रखा है 18 सेंटीमीटर, CD का दे रखा है 32 सेंटीमीटर और AB और CD यानी DC यहाँ लिखा है, CD भी बोल सकते हैं इसको, के बीच की दूरी है 14 सेंटीमीटर। यदि ABCD को केंद्र लेकर 7 सेंटीमीटर की समान त्रिज्या की चाप लगाई जाए तो चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, ये कैसा चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज, जहाँ पर दो भुजाएं समांतर होती है। तो यहाँ पर समांतर भुजाओं का जो युग्म है वो कौन सा है? AB और DC का। AB का मान आपको इस प्रश्न में पहले से दे रखा है कि AB है 18 सेंटीमीटर और DC का मान यानी CD और DC जो दोनों एक ही भुजाएं हैं, इसका मान दे रखा है 32 सेंटीमीटर। इसके बाद इन्हीं दोनों भुजाओं के बीच की दूरी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, यानी इस समलंब चतुर्भुज की जो ऊंचाई दे रखी है यानी H का मान जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ये है हमारा H का मान इस समलंब चतुर्भुज के लिए। इसके बाद आपसे बोला गया कि जो इसके चार शीर्ष यानी जो चार बिंदु हैं ये ABCD, इन बिंदुओं को केंद्र लेकर समान त्रिज्या वाली चाप लगाई गई है। समान त्रिज्या भी कितनी है? 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर ये चारों कोनों पर चाप लगाई गई है। तो यानी इन चाप के लिए जो त्रिज्या का मान है वह मान कितना है? 7 सेंटीमीटर का। बोला गया ना प्रश्न में यही। अब छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना है। इसको समझने के लिए बेटा ये जो शेप आपको बोली गई है, ये शेप को आप एक अपनी कॉपी पे ड्रॉ करके देखिए। अगर इसको कॉपी पे ड्रॉ कीजिए। अब आपको क्या करना है? इन चारों कॉर्नर्स को कट करके यानी कैंची से काट के बाहर निकाल देना है। तो बीच वाला हिस्सा बचेगा ना, यही शेडेड पोर्शन। तो यही हमें यहाँ पे करना पड़ेगा कि हमें इस पूरे बड़े क्षेत्रफल को यानी इस समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल को हमें ज्ञात करना होगा, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल को, और उसमें से हमें इन चारों कोनों पे बनने वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफलों को घटा देना होगा। तो चलो शुरू करते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है याद कीजिए, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। समांतर भुजाएं कौन सी हैं? यहाँ पर 18 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर, ये हमारी समांतर भुजाएं हैं। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 1/2 गुणा 14 से गुणा कर दीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा 350 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा उत्तर है समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का। इसके बाद आपको क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं त्रिज्यखंड के, जो चारों त्रिज्यखंड कॉर्नर पे बन रहे हैं उनके। अब ध्यान दीजिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता था? θ/360 डिग्री गुना πr²। तो यहाँ पर आपको त्रिज्या का मान तो दे रखा है, आपसे बोला गया था ना कि 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या की चाप बनाई गई है। लेकिन इस प्रश्न में बेटा कहीं पर भी थीटा का मान नहीं दे रखा है, यानी ये नहीं बताएगा कि ABCD ये कितने डिग्री के कोण हैं। तो यहाँ पर हम थीटा की जगह पर सिर्फ इस कोण A का नाम लिख सकते हैं और इसी प्रकार हम चारों के चारों हमारे जो त्रिज्यखंड है उनका क्षेत्रफल को लिख लेते हैं। यानी केंद्रीय कोण A वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, थीटा की जगह पे हमने डाला कोण A/360 गुना πr²। इसी तरीके से कोण D/360 गुना πr², कोण B/360 गुना πr² एंड इसी तरीके से कोण C/360 गुना πr²। तो ये चारों त्रिज्यखंड जो थे, त्रिज्यखंड 1, 2, 3 और 4, ये चारों जो त्रिज्यखंड बने ना 1, 2, 3, 4, इन चारों के चारों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने लिख लिया। अब ध्यान से देखिए, जब हमें इन त्रिज्यखंड के क्षेत्रफलों का योग करना होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इन्हीं जो चार ये जो हमारे पास इक्वेशन आई थी, जो समीकरण आए थे, इन्हीं को हमने जोड़ लिया। अब इनको जोड़ने के बाद इस समीकरण में देखिए कि कोण A, कोण D, कोण B और कोण C, इन कोण को छोड़कर जो बाकी की चीज़ें लिखी गई हैं वो बिल्कुल एक जैसी हैं। पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी जो टर्म है यानी जो पद है, इनमें देखिए सब कुछ एक जैसा है। बाकी π/360 गुना πr², π/360 गुना πr², π/360 गुना πr², सभी में ये लिखा गया। तो यदि इनमें से मैं π/360 गुना r² को कॉमन ले लेती हूँ तो अंदर मेरे पास क्या बच जाएगा बेटा? कोण A
जमा कोण बी जमा कोण सी जमा कोण डी बचेगा। सारे कोण बच जाएंगे मेरे पास। अब इसी जो हमने आकृति अभी हमने देखी थी, देखिए दोबारा से एक बार इस आकृति को मैं बिठा देती हूँ यहाँ से, इसको हम रब कर लेते हैं। इस आकृति में, ये आकृति थी समलंब चतुर्भुज की। तो समलंब चतुर्भुज या कोई भी चतुर्भुज हो बेटा, समलंब चतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो, वर्ग हो, आयत हो, कोई भी चतुर्भुज हो, उसके चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो यानी यहाँ पर जो ये ए बी सी और डी का जोड़ आ रहा है, ये हो जाएगा 360 डिग्री का। तो यानी ये बचेगा पाई बटा 360 गुणा आर स्क्वायर गुणा 360, क्योंकि चारों कोणों का योग जो ये लिखा था ये हो जाएगा मेरा 360। 360 नीचे लिखा था, 360 ये कट जाएगा। अब क्या बचा? पाए गुणा पाई आर स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पर जो टर्म बची वो बची पाए गुणा आर स्क्वायर, और आर का मान यानी त्रिज्या का मान कितना था यहाँ पे? 7 गुणा 7। और पाई की जगह पर भी हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? 22/7 लिख सकते थे, तो चलो लिख देते हैं 22/7 गुणा 7 गुणा 7। इस 7 से ये 7 कट जाएगा, 22 को 7 को गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिस तरीके से इस प्रश्न में किया गया है, उदाहरण में सॉल्व किया गया, आप वैसे भी कर सकते हैं, और जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया आप वैसे भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी हमारा प्रश्न खत्म नहीं हुआ, हमें निकालना था छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग जो है उसका क्षेत्रफल कैसे आएगा? चतुर्भुज के क्षेत्रफल से, यानी 350 जो हमारा पहले उत्तर आया था और 154 यानी 154 जो अब उत्तर आया, इन दोनों को घटा देंगे तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा फाइनल आंसर होगा, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। इसके बाद हम शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में देखिए क्या बोला गया है कि 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसकी संगत चाप की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है। आपसे बोला गया है एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, यानी आर का मान आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, और आपसे बोला गया है कि संगत चाप की जो लंबाई है वह भी दे रखी है। तो इस प्रकार की अगर कोई आकृति हो तो उसमें आपको आर का मान पहले से दे रखा है, और आपसे बोला गया है कि इस चाप की जो लंबाई है यानी जो एल का मान हमारा है वो दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। लेकिन इस प्रश्न में आपसे बोला गया है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, यानी इसका क्षेत्रफल निकाल कर बताना है। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद कीजिए क्या होता है? थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, ये होता है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब इस प्रश्न में आप देख पा रहे होंगे कहीं पर भी थीटा का मान तो नहीं दे रखा, तो यानी थीटा का मान हमें सबसे पहले ज्ञात करना पड़ेगा। लेकिन इस थीटा का मान नहीं दे रखा, लेकिन हमें कौन सा मान दे रखा है? हमें मान दे रखा है संगत चाप की लंबाई का। तो संगत चाप की लंबाई होती है एल, एल से लिखते थे ना, याद है आपको पिछले वर्कशीट में आपने करा था। फॉर्मूला क्या होता था? थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर, क्योंकि लंबाई 2 पाई आर होती है पूरे वृत्त की, उसी को थीटा बटा 360 से गुना करते थे तो त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई आती थी। ये मेरा त्रिज्यखंड है ना, इसकी चाप है ये, तो इसकी लंबाई आ गई 3.5 सेंटीमीटर। तो यानी इस फॉर्मूला को हमें किसके बराबर करना है? 3.5 सेंटीमीटर के। तो जब आप इसको इस फॉर्मूला को बेटा 3.5 के बराबर कर लेंगे तो आपका थीटा का मान आ जाएगा यहाँ से 441/11, जब आप इसको हल कर लेंगे। इसके बाद त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। आर का मान आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, थीटा का मान अभी आपने निकाल लिया, पाई का मान होता है 22/7। सभी मान जब आप यहाँ डाल देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम शुरू कर लेते हैं उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 में देखिए क्या बोला गया है कि एक वृत्त आकार ब्रोच को चांदी की तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार के वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त इसे किया गया है जो 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए पहले भाग में कि कुल वांछित चांदी की तार की क्या लंबाई इस्तेमाल की गई होगी और ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपसे बोला गया है कि एक वृत्ताकार ब्रोच बनाया गया है चांदी की तार से। इस चांदी की तार को इस्तेमाल किया गया है इस वृत्त को बनाने में, इस गोले को बनाने में, और इसके साथ साथ जो इसके अंदर 5 व्यास बने हैं, देखिए 5 व्यास है ना, पहला व्यास, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां व्यास। इन 5 व्यास को बनाने के लिए भी इस चांदी की तार को इस्तेमाल किया गया है। इस चांदी की तार को इस्तेमाल करते समय ये तार की कितनी लंबाई ली गई होगी ताकि ये वृत्त बन गया हो और 5 के 5
व्यास बने हो। पहले भाग में आपको यही बताना है। दूसरे भाग में बताना है कि एक जो इसका त्रिज्यखंड है, यानी ये जो एक इस तरीके की त्रिज्यखंड की आकृति बन रही है, इसका क्या क्षेत्रफल है। प्रत्येक का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करके बताना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जब हमने इस वृत्त को बनाया तो इस वृत्त को बनाते समय और इसके अंदर के व्यास को बनाते समय हमने चांदी की तार का इस्तेमाल किया। जब इस वृत्त को बनाते समय हमने इसका इस्तेमाल किया तो हमने इस वृत्त की क्या निकाल ली होगी, यानी इस वृत्त के लिए हम क्या ज्ञात करेंगे, इसकी परिधि ज्ञात करेंगे। इसी परिधि में बेटा अगर आप इसके पांचों व्यास की लंबाई, एक व्यास की लंबाई कितनी होगी 35 मिलीमीटर, 5 व्यास की लंबाई कितनी होगी, इसी को गुणा कर देंगे ना 5 से। तो देखिए यहाँ पर 5 व्यास की लंबाई का योग लिख लीजिए, या पांचों व्यासों की लंबाई क्या हो जाएगी 35 गुना 5, जो कि आ जाएगा 175 मिलीमीटर। और वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, या फिर जिसको हम पाई डी भी बोलते हैं। दो फॉर्मूलाज होते हैं ना वृत्त की परिधि के। तो पाई की जगह पे डाल दीजिए 22/7 गुना 35, तो आपकी परिधि का भी उत्तर आ जाएगा 110 मिलीमीटर। और पहले भाग में जो पहला भाग है ये, यहाँ आपको तार की लंबाई ही बतानी है। तो तार आपने कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करी, इसकी परिधि में इस्तेमाल करी और इसके पांचों व्यासों की लंबाई के समय इस्तेमाल करी। तो 110 आपका परिधि का उत्तर आया था हल करके, और 175 यानी 175 पांचों व्यासों की लंबाई थी। दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 185 मिलीमीटर उत्तर, जो कि कुल तार की लंबाई होगी जो इस ब्रोच को बनाने में इस्तेमाल की गई होगी। अगले भाग में देखिए, जो दूसरा भाग है कि ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप देख पा रहे हैं जो यहाँ पर ब्रोच बना हुआ है, यहाँ पर 5 व्यास खींचे गए, 1 2 3 4 और 5। इन 5 व्यास के खींचने पर ये कुल कितने हिस्सों में बट गया, जो वृत्त था मेरा वह कुल 5 6 पूरा वृत्त जो है 10 हिस्सों में बट चुका है। देखिए 10 हिस्से है ना। तो यदि हम वृत्त के क्षेत्रफल को त्रिज्यखंडों की संख्या यानी 10 से भाग कर देंगे तो हमारे पास प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर चुके हैं। पाई आर स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है उससे पाई और आर का मान डाल दीजिए, क्योंकि हमें व्यास दे रखा था, डी का मान दे रखा था 35 मिलीमीटर। तो हमारी जो त्रिज्या है यानी आर का मान कितना हो जाएगा, व्यास का आधा यानी 35/2 मिलीमीटर। तो देखिए आर की जगह पर यहाँ पे 35/2 लिखा है, इसको हल करेंगे तो आएगा 1925/2 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इसी का 10वां भाग जो है वह होगा एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसको एक और तरीके से हल किया जा सकता है बेटा। इस प्रश्न को हमने देखा था कि जो पूरा वृत्त है 10 भागों में बट गया, केंद्र पर जो कोण बनता है वह कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का। और ये केंद्र का जो कोण है ये 10 भागों में बट चुका है। देखिए यहाँ 10 भागों में बटा था ना, तो यानी इसको अगर मैं 10 से भाग कर दूंगी तो प्रत्येक कोण मुझे पता चल जाएगा कितने डिग्री का आ जाएगा, 36 डिग्री का। तो आपको पता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो आप थीटा की जगह पे 36 डिग्री मान डाल दीजिए, आर की जगह पर आपको मान दे रखा है 35/2 मिलीमीटर। इस फॉर्मूला में यदि आप वैल्यू पुट कर देंगे तो भी आपका उत्तर आ जाएगा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का, या फिर जिस प्रकार इस प्रश्न में दे रखा है आप ऐसे भी हल कर सकते हैं। दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं। इसके बाद हम शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 में देखिए क्या बोला गया है कि एक गोल मेजपेश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेजपोश की संख्या की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से अगर इन डिज़ाइनों की लागत लगाई जाए तो कितनी लागत होगी। यानी अगर ये डिज़ाइन बनाने के लिए जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 वर्ग सेंटीमीटर पर हो रहे हैं, तो आपको बताना है पूरा डिज़ाइन कितने में बन जाएगा। तो ध्यान से देखिए पहले आकृति को। आकृति में जो डिज़ाइन बना हुआ है वो यहाँ कोने में बना हुआ है, 6 जगह पे बना हुआ है ना। इस आकृति में यदि अगर हम इनको रेखाओं को जोड़ दें तो ये आकृति कितने हिस्सों में बढ़ जाती है। देखिए ध्यान से 1 2 3 4 5 6। और इस आकृति में ये भाग है इसको क्या बोलते हैं, याद कीजिए, इसे बोलते हैं हम वृत्तखंड। आपको याद होगा जब भी एक वृत्त के अंदर किसी चाप द्वारा केंद्र पर कोई कोण बनता है वह केंद्रीय कोण होता है, ये होता है केंद्रीय कोण। और ये जो भाग होता है ये होता है हमारा त्रिज्यखंड, याद है ना आपको। और इसी त्रिज्यखंड में यदि एक यह रेखा जोड़ दी जाए, जिवा जोड़ दी जाए, अगर ये केंद्र पे बनने वाला त्रिज्यखंड है, अगर इसकी इस जिवा को जोड़ दिया जाए तो ये जिवा इस वृत्त के साथ जो
क्षेत्रफल बनाती है वह होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो आपने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था। तो यहाँ पर यदि हम इस त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देते हैं तो हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिल जाता है। तो यही देखिए आज हम यहाँ करने वाले हैं। सबसे पहले केंद्र पे बनने वाला जो कोण है वह कितने डिग्री का होगा वो जानने की कोशिश करते हैं। देखिए केंद्र पे बनने वाला जो संपूर्ण कोण होता है वह होता है 360 डिग्री का, होता है ना 360 डिग्री का। और यहाँ पर ये जो केंद्र है यह कितने भागों में बट गया, देखते हैं ध्यान से दोबारा से। पूरा इस तरीके से था ना बेटा, जो पहली आकृति है कितने भागों में बट गई है दूसरी आकृति, 1 2 3 4 5 6। तो यानी 360 डिग्री का कोण भी 6 हिस्सों में बटा गया होगा। तो ये एक कोण जो है कितने डिग्री का आ जाएगा, 60 डिग्री का। यानी केंद्र पे जो कोण बनेगा यहाँ पर इस आकृति में एक कोण बनेगा ये वाला 60 डिग्री का। अब देखिए ये भुजा और ये भुजा जो त्रिभुज की भुजाएं हैं ये होंगी r यानी त्रिज्या के बराबर। अब यदि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये जो नीचे कोण बनेंगे यह कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि यदि सम्मुख भुजाएं बराबर हों तो सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। यानी यह दोनों जो नीचे वाले कोण हैं यह दोनों कोण भी 60 डिग्री के होंगे। और किसी त्रिभुज में यदि तीनों कोण 60 डिग्री के हों तो वह त्रिभुज बन जाता है समबाहु त्रिभुज। तो देखिए यही सब कुछ यहाँ लिखा गया है कि कोण AOB का मान 360 डिग्री बटा 6 होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया 6 भागों में बट गया संपूर्ण कोण। इसके बाद क्योंकि त्रिभुज की दो भुजाएं वृत्त की त्रिज्या हैं और इस बराबर भी हैं और कोण 60 डिग्री भी है, तो इसीलिए जो त्रिभुज है AOB ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3 बटा 4 A², जहाँ पर A जो है त्रिभुज की भुजा का माप होता है। √3 बटा 4 A², यानी A का वर्ग। ये जो A है इस त्रिभुज की भुजा का जो माप है वह A होता है। और इस आकृति में A की जगह पर हमारा माप क्या है, R। तो यानी जब हम फॉर्मूला में यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो R का मान यानी OA का मान को ही हम A ले लेंगे, जो कि 28 सेंटीमीटर था। हल कर लेंगे हम इसको तो हमारा उत्तर आ जाएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है। थीटा बटा 360 गुणा पाई r²। अब थीटा का मान आप निकाल चुके हैं, आर का मान आपके पास है, पाई का मान आपके पास है। हल कर लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब डिज़ाइन का एरिया निकालने के लिए अभी मैंने बताया था त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो दोनों फॉर्मूलाज में वैल्यू डाल के आपने आंसर निकाल लिए, घटा लेंगे। इसके बाद आप अब 6 डिज़ाइन का क्षेत्रफल निकालना था। 6 डिज़ाइन थे टोटल, जो क्षेत्रफल अभी आया वो आया एक डिज़ाइन का। तो इसी को 6 से गुणा करके आपका उत्तर आ जाएगा 464 यानी 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अभी भी हमारा प्रश्न खत्म नहीं हुआ, हमें दाम निकालना था, हमें दर निकालनी थी कि 6 के 6 जब डिज़ाइन बन जाएंगे तो वह कितने पैसे लगेंगे, उसकी कितनी लागत आएगी। तो जो हमारा 6 के 6 डिज़ाइन का क्षेत्रफल आया है उसी को हम 0.35 से गुणा कर देंगे तो हमारा कुल जो है लागत आ जाएगी। अब ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ किया गया है इसके अलावा भी हम एक और फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको याद होगा कि हमने जब ये त्रिज्यखंड का फॉर्मूला निकालना सीखा था तो हमने सीखा था कि हम क्या करते हैं, जो वृत्तखंड का फॉर्मूला निकालना सीखा था वहाँ पर हम क्या करते हैं, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से यानी थीटा बटा 360 डिग्री जो हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, थीटा बटा 360 डिग्री गुणा पाई r², ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। इसके क्षेत्रफल में से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या याद किया था हमने, 1/2 r² इंटू साइन थीटा। जब इसको घटा देते हैं तो ये हमारा जो उत्तर आता है, इस फॉर्मूले से जो हमारा उत्तर आता है वह आता है हमारे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये जो हमने यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग से निकाला, उस क्षेत्रफल को मैं 1/2 r² साइन थीटा से भी अगर निकालती तो भी मेरा यही उत्तर आता। तो जो मैंने डिज़ाइन का क्षेत्रफल इस तरीके से निकाला कि पहले त्रिज्यखंड का निकाला फिर त्रिभुज का निकाला, मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले में डाल कर अगर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकालती तो भी ये मेरा उत्तर यही आता। इसके बाद हम शुरू कर लेते हैं स्वयं प्रयास कीजिएगा प्रश्न नंबर 1। पहले प्रश्न में देखिए आपसे क्या बोला गया है कि एक वृत्त के चतुर्थांश OAQB के अंदर एक वर्ग OPQR बना है। यदि वृत्त की त्रिज्या 62 सेंटीमीटर हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये आकृति बनी हुई है, इस आकृति में एक चतुर्थांश बना हुआ है, उसके अंदर ही बेटा एक वर्ग बना हुआ है। इस वर्ग के लिए आपको मान दे रखा है, इस वर्ग का मान नहीं दे रखा, लेकिन आपको इस जो चतुर्थांश है उसकी त्रिज्या का मान दे रखा है 62 सेंटीमीटर। और आपसे बोला गया इस छायांकित भाग का जो ये ग्रे कलर का पार्ट है ना, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 की आकृति देखिए बेटा ध्यान से, क्या बोली गई थी कि एक चतुर्थांश है, इस प्रकार का एक चतुर्थांश बनाया गया है। इस चतुर्थांश के अंदर एक वर्ग बना हुआ है, ये जो है ये एक वर्ग बना हुआ है
इस वर्ग में आपको बोला गया है, इस आकृति के लिए आपको बोला गया था कि इस चतुर्थांश का जो आपने पढ़ा है कि त्रिज्या जो आपको दे रखी है चतुर्थांश की वो 62 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये देखिए, केंद्र से जो वृत्त के ऊपर या फिर चतुर्थांश के ऊपर बिंदु होता है वही त्रिज्या होती है। तो ओ से लेकर, यानी जो हमारा केंद्र है वहाँ से लेकर जो बाहर क्यू बिंदु है वहाँ तक की जो दूरी है वो 62 सेंटीमीटर दे रखी है। इसी प्रकार ओ से लेकर ए तक की दूरी भी यही होगी, ठीक है। लेकिन हमें बोला गया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसी आकृति को अगर आप पेपर पे बना लीजिए, पेपर पे बनाने के बाद अगर मैं इसमें से ये जो वर्ग है इसको काट कर अलग अलग कर दूं तो यही भाग मेरे पास बचेगा। तो इस प्रश्न में भी हमें यही करना है कि हमें चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से हमें वर्ग का क्षेत्रफल घटा देना है। तो कैसे करेंगे, हमारे पास तो वर्ग की जो भुजा है उसका माप ही नहीं है। तो वर्ग की भुजा को मैंने यहाँ मान लिया कि यह ए है, ये भुजा भी ए हो जाएगी क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसके बाद ये जो त्रिभुज है बेटा, त्रिभुज ओ पी क्यू में, इस वाले त्रिभुज में जब आप पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है दोनों जो बची हुई भुजाएं उनके वर्ग के योग के। तो देखिए दोनों भुजाएं थी ए स्क्वायर, ए और ए, तो मैंने दोनों भुजाओं का योग लिख दिया और उनका वर्ग भी करा। तो ए स्क्वायर जमा ए स्क्वायर बराबर है 62 के स्क्वायर के। अब ये जो 62 है इसका जो वर्ग है इसको हटाना होगा। अगर मुझे ये दो जो यहाँ लिखा है यानी जो स्क्वायर लिखा है इसको हटाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, सामने वाली साइड पे स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल लगाना पड़ेगा। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर को जोड़ने पर आता है 2a स्क्वायर, इस पे वर्गमूल लगा दिया। अब देखिए ए स्क्वायर तो पहले से ही वर्गमूल के अंदर है तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकती हूँ ना, 2 गुना ए। तो ए का जोड़ा पूरा हो गया तो ए जो है वर्गमूल से बाहर आ जाएगा लेकिन वर्गमूल 2 नहीं आ पाएगा। तो यानी यहाँ से हमारे पास ए का मान आ जाएगा, जो रूट 2 यहाँ गुणा हो रहा है वो नीचे चला जाएगा 62 के। अब वर्गमूल जो है 2 है वो नीचे आ गया। आपने पढ़ा था कभी भी वर्गमूल की संख्या हर के रूप में नहीं लिखी जा सकती, तो इसीलिए मैंने इसका परिमेयकरण करा, वर्गमूल 2 से गुना ऊपर करी और वर्गमूल 2 से गुना नीचे करी। नीचे वाले वर्गमूल 2 दोनों गुना होंगे तो 2 बन जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 एकम फिर से 2। तो ये हमारे पास ए का मान आ जाएगा 31 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर, इसको जब हम हल कर लेंगे। इसके बाद देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना था। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एक जो वृत्त है जब ये 4 बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है तो ये एक भाग कहलाता है चतुर्थांश। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसी का 1/4 हिस्सा होता है चतुर्थांश। तो इसी को मैंने 1/4 से गुना कर दी तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग की अगर भुजा ए थी तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग यानी ए गुना ए। तो भुजा थी मेरी 31 वर्गमूल 2 जो कि ए का मान आया है, उसका वर्ग कर देंगे यानी उसको 2 बार गुना कर देंगे, 31 गुना 31 और वर्गमूल 2 की गुना जब वर्गमूल 2 से करेंगे तो उत्तर क्या आता है 2। तो इसीलिए यहाँ पर ये 2 लिखा गया है। अब इसके बाद 1/4 गुना 22/7 गुना 62 का वर्ग। अब 62 क्यों लिखा, क्योंकि जो चतुर्थांश था उसकी त्रिज्या 62 आपको दे रखी थी, 62। अब इसके बाद ध्यान से देखिए 2 4 और 22 कट जाएंगे, 4 जो है 2 के पहाड़े में कहाँ आता है 2 पे और 22 कहाँ आता है 11 पे। तो ऊपर जो संख्याएं बची वो बचा 11, 62 पे वर्ग था तो 62 गुना 62 और नीचे बचा 2 गुना 7। जब आप इसको हल कर लेंगे तो आपका उत्तर कुछ इस प्रकार आएगा। कैलकुलेशन आप खुद कीजिएगा बेटा और चेक कीजिएगा कि आपका आंसर ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके बाद हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में देखिए आपसे क्या कहा गया है कि चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां वर्ग ABCD के शीर्षों ABCD पर केंद्र मानकर खींची गई चाप जो भुजाओं पर AB BC CD पर क्रमशः मध्य बिंदुओं यानी PQRS पर काट रही हैं और उन्हीं को जोड़ने पर 2-2 के जोड़े में काटती हैं तथा वर्ग की भुजा जो है 12 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार की कुछ आकृति दे रखी है। आकृति हम दोबारा बनाते हैं और समझते हैं इस प्रश्न में हमें क्या दे रखा है और हमें क्या हल करना है। प्रश्न नंबर 2 में बोला गया था बेटा कि एक वर्ग है और वर्ग के चारों शीर्षों पर यानी ABCD पर केंद्र मानकर चाप बनाई गई है और चाप इस तरीके से बनाई गई है कि इस भुजा पर मध्य बिंदुओं पर वो काटती है, यानी जो PQRS है इस भुजाओं के मध्य बिंदु है। यानी अगर ये पूरी भुजा 12 दे रखी है तो ये जो बची हुई भुजा है ये जो आधी हो जाएंगी यानी 6 और 6 में विभाजित हो जाएगी, क्योंकि ये वर्ग था बेटा तो सभी भुजाएं 12 होंगी
और ये पूरी भुजा अगर 12 है तो इस S बिंदु के आने से ये 6 और 6 में बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें बोला गया था PQRS जो है वो मध्य बिंदु है। इसके बाद देखिए, यदि ये मध्य बिंदु बन रहे हैं और ये जो है इसकी त्रिज्या यानी R है, तो यानी इस प्रश्न में R का मान हमें जो यहाँ पर हमारे बन रहे हैं ना बेटा त्रिज्यखंड जो बन रहे हैं ABCD बिंदुओं पर, वहाँ पर R का मान जो है 6 सेंटीमीटर हो जाएगा और जो हमारा वर्ग है उसकी भुजा का मान हो जाएगा हमारा यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, जो हमें पहले से दे रखा था ना हमें पहले से यही मान। तो हमने यहाँ पर लिख लिया कि R का मान हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, R का मान है 6 सेंटीमीटर सॉरी, और A का मान है 12 सेंटीमीटर। छायांकित भाग का अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना हो तो मुझे क्या करना होगा, मेरे पास अगर इस प्रकार का एक पेपर है और चारों तरफ से मैंने इस तरीके से डिज़ाइन बनाया था, अगर मुझे इस बीच वाले भाग का एरिया चाहिए यानी क्षेत्रफल चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इन चारों डिज़ाइन को पेपर में से कट के अलग कर दूंगी, सिर्फ बीच वाला भाग रख लूँगी। तो वही मुझे करना है, वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों चतुर्थांश के क्षेत्रफल को घटा देना है। अब ध्यान से देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, A यानी A गुना A का वर्ग लिखा है ना, साइड गुना साइड यानी भुजा गुना भुजा होता है ना, जिसको हम भुजा का वर्ग भी बोलते हैं। अब इसके बाद चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एक वृत्त में कितने चतुर्थांश बनते हैं, 4 चतुर्थांश बनते हैं। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr², इसी का 1/4 यानी चौथा हिस्सा जो है एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल है। और चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना होगा तो एक चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल आया उसको 4 से गुना कर देंगे, तो 4 गुना एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 4 से ये 4 कट जाएगा, पाई का मान डालिए 22/7, आर का मान डालिए 6 गुना 6, हल कर लीजिए, 12 का वर्ग होता है 144, इसको हल करेंगे तो आएगा 113.14, घटा लेंगे बेटा तो आपका उत्तर आ जाएगा 30.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत आसान प्रश्न था। इसमें आपने क्या करा, वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा दिया। एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल याद रखिएगा क्या होता है, 1/4 πr², ये होता है एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी एक इतने से भाग का क्षेत्रफल। आपके पास ऐसे दिखने वाले कितने भाग हैं, 1 2 3 और 4, तो इसीलिए इसी हमारे क्षेत्रफल को हमने 4 से गुना करा है, देखिए ना यहाँ 4 लिखा हुआ है, और उसके बाद हल कर लिया है। इसके बाद हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 3, जो आज की वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है। तीसरे प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है, आपसे बोला गया है कि चित्र में O केंद्र वाले वृत्त का त्रिज्यखंड OAP, जिसमें केंद्रीय कोण थीटा दर्शाया गया है, AB त्रिज्या OA पर लंब है, OP को बढ़ाने पर P पर काटती है, सिद्ध कीजिए कि छायांकित भाग का जो परिमाप है वह कुछ इस प्रकार है। आकृति को हम दोबारा बनाते हैं और एक बार समझ लेते हैं कि प्रश्न में क्या दिया गया है और क्या हमें सिद्ध करना है। देखिए बेटा क्या बोला गया था इस प्रश्न में, देखिए आपसे बोला गया था कि जो हमारी वृत्त की त्रिज्या है और ये जो AB भुजा है ये आपस में लंब है, तो यानी यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बनता है। और आपसे ये भी बोला गया था कि छायांकित भाग का परिमाप जो है वह सिद्ध करके बताना है, यानी ये जो छायांकित भाग का परिमाप है ये सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर होगा। तो छायांकित भाग कौन सा है हमारे पास, ये है हमारा छायांकित भाग। अब इसका परिमाप निकालना है, तो चलो देखो परिमाप क्या होगा इसका, ये भुजा, ये वाली जो चाप की लंबाई है ये, और ये वाली भुजा, इन तीनों को जोड़कर बताना है कि ये आपका सिद्ध करके बताना है कि ये समीकरण इस प्रकार से आएगा। तो सबसे पहले यानी हमारे पास जो छायांकित भाग है उसमें हमें क्या क्या बताना है, हमें बताना है AP चाप की लंबाई, BP को जोड़ें और AB को जोड़ें। देखिए AP चाप की लंबाई, AB और BP, इन तीनों को जब हम जोड़ दें तो हमारा छायांकित भाग का परिमाप बनेगा। तो इन्हीं तीनों को जोड़कर हमें सिद्ध करना है कि ये उत्तर आएगा। इसको हल करने के लिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें tan थीटा भी चाहिए, हमें secant थीटा भी चाहिए, तो कुछ मान हमें यहाँ पर चाहिए हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो यहाँ त्रिभुज दे रखा है समकोण त्रिभुज, इस समकोण त्रिभुज में हम कोशिश करते हैं कि tan थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो हमने लिखा त्रिभुज AOB में, ये जो बड़ा त्रिभुज यहाँ बन रहा है ना AOB, इस त्रिभुज में tan थीटा का मान क्या होगा। tan थीटा का मान याद कीजिए क्या होता था, P/B, याद है ना आपको, P/B होता था। अब P, B और H इस त्रिभुज में क्या है, देखिए ये जो पूरी भुजा थी यहाँ पर हमारा थीटा बन रहा था, तो ये थीटा के साथ जो नीचे बनता है ये होता है बेस, ये भुजा होती है परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है हाइपोटेन्यूज। तो आपको बोला गया था P/B, तो P का मान क्या है AB, B का मान क्या है OA, मान डाल दिया हमने। अब इसी आकृति में ध्यान से देखिए, O से लेकर जो A तक की भुजा है, ये भुजा क्या है, त्रिज्या है ना हमारे वृत्त की, और इसी प्रकार से ये वाली जो छोटी सी भुजा है ये भी त्रिज्या हो जाएगी OP। हमें यहाँ पर OA का मान चाहिए था, तो हमने इसकी जगह पर लिख दिया R, और AB की जगह पर AB ही रहने दिया। तो हमारे पास बेटा ये क्या आ जाएगा, AB की जगह पे मैंने AB रहने दिया और OA की जगह पे लिख दिया R।
आर और टैन थीटा को जब गुना कर देंगे तो ए बी का मान आ जाएगा आर टैन थीटा। इसके बाद इसी त्रिभुज में यदि मुझे इस पूरी भुजा ओ बी का भी मान ज्ञात करना हो तो वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हाइपोटेन्यूज का जो वर्ग है वह किसके बराबर होता है? दोनों बची हुई भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ओ ए जो थी मेरी वो कितनी थी? आर सेंटीमीटर यानी आर थी, और ए बी का मान अभी अभी मैंने ज्ञात करा आर टैन थीटा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर जो ओ बी का वर्ग है वह किसके बराबर आएगा? ओ बी का जो वर्ग है वह बराबर आएगा आपका ओ ए के वर्ग के जमा ए बी के वर्ग के। कैसे आया ये? आपने पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल किया, जो होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। इसके बाद इसी में जब आप मान डाल देंगे, ओ ए की जगह पे लिखेंगे आर का वर्ग जमा ए बी की जगह पर जो ए बी का मान आपका आ चुका था ना, ए बी का मान क्या है? आर टैन थीटा। तो जब आप आर टैन थीटा का वर्ग करेंगे, इस आर टैन थीटा पूरे का वर्ग करेंगे तो आपको मैंने सिखाया था आर का वर्ग हो जाएगा, और टैन थीटा का वर्ग करने पर सिर्फ टैन पर स्क्वायर आता है यानी वर्ग आता है, थीटा पर कोई वर्ग नहीं आता। इसीलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया? आर स्क्वायर टैन थीटा का स्क्वायर, आर स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद देखिए आर स्क्वायर दोनों के पास कॉमन है, तो जब दोनों के पास कॉमन था तो मैंने आर स्क्वायर जो है कॉमन ले लिया। यहाँ पे इसी प्रश्न में मैंने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। आर स्क्वायर कॉमन लेने के बाद देखिए आर बाहर आ गया ना, यहाँ अंदर क्या बचा? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 1 यहाँ से बचा, टैन स्क्वायर यहाँ से बचा। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा कितना होता है? सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों के पास अपना अपना वर्ग है, तो जब ये वर्गमूल हटेगा तो दोनों बाहर आ जाएंगे, यानी ये बचेगा आर सेकेंड थीटा। लेकिन हमें हल करना था, वहाँ पर हमें बीपी का मान चाहिए था, ए बी का मान चाहिए था, तो ए बी का मान तो हम निकाल चुके हैं। अब इसी प्रकार अगर इस आकृति में से मुझे बीपी का मान चाहिए हो, यानी इस वाली सिर्फ इतनी सी भुजा का मान चाहिए हो, तो मैं क्या करूँगी? इस पूरी बड़ी वाली भुजा में से इस वाली भुजा को घटा दूंगी, यानी ओपी को घटा दूंगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे यही लिखा, मैंने लिखा बीपी का मान बराबर है ओबी में से ओपी को घटा दीजिए। तो ओबी का मान अभी अभी आपने निकाला था आर सेकेंड थीटा, और ओपी का मान है आर। तो जब आप इन दोनों को घटा देंगे तो आपका मान आ जाएगा बीपी के लिए। तो यही मान हमें चाहिए था यहाँ पर, बीपी का मान। इसके बाद देखिए कौन सा मान रह गया? मान हमारा रह गया एपी का, और एपी क्या है? चाप। चाप की लंबाई आपने ज्ञात करनी सीखी थी। कैसे ज्ञात करते हैं? संगत चाप की लंबाई थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर से। अब यहाँ पर 2 पाई आर जब आप मान डालेंगे तो 2 और 360 कट जाएगा, थीटा बटा 180 बचेगा, क्योंकि थीटा का मान तो हमारे पास यहाँ नहीं है। अब इसके बाद छायांकित भाग का परिमाप यानी ए बी, बीपी और एपी जो चाप है इन तीनों को जोड़ दीजिए। ए बी का मान कितना आया था आपके पास? आर टैन थीटा लिख दिया हमने। बीपी का मान आया था आर सेकेंड थीटा माइनस आर, ये रहा आपका बीपी का मान। और इसके बाद चाप एपी की जो लंबाई है वह आई थी थीटा बटा 180 गुना पाई आर। सारे मान हमने यहाँ पे लिख दिए। अब यही छायांकित भाग का परिमाप हमारा सिद्ध करके हमें ये बताना था। तो हमें देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है ना। अब ध्यान से देखिए, जो हमने समीकरण लिखा है यहाँ पे सभी के पास आर है ना, तो हमने आर को कॉमन ले लिया। आर को कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचा? टैन थीटा, फिर बचा सीकेंड थीटा। आर पहले ही बाहर जा चुका था, तो ये जो -1 है इसको मैंने लास्ट में लिख लिया, और यहाँ बचा थीटा बटा 180। तो यही हमें हल करवाना था। ध्यान से देखिए, जो सिद्ध करो वाला हमारा समीकरण था वही आ गया। तो यहाँ हमारा प्रश्न समाप्त हो जाता है। आज की वर्कशीट में आपने बहुत सारे क्वेश्चन यानी 3 क्वेश्चन करे हैं और कुछ एग्जाम्पल्स करे हैं। इनकी प्रैक्टिस अपनी कॉपी में कीजिए। इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन आपके NCERT में है उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए। टाइम से आज के काम की फोटो क्लिक करके अपने सब्जेक्ट टीचर को सेंड कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।